हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन में हम मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में हम मेम्ब्रेन का एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी दोनों कवर कर लेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अपने साथ एक नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठिए, जिससे कि मैं जो नोट्स ऑन स्क्रीन शेयर करूंगी उसको आप नोट कर पाओ और जो मैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूंगी उसको सुन पाओ। ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हमारा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, अल्टरेशंस। मीन्स कि अगर हमारे मेम्ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर उसके किसी फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं तो हमें क्या डिजीज़ेज़ होने के चांसेस होते हैं, एंड द इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। मीन्स किस तरीके से एक नर्स इन केस अगर कोई पेशेंट है जिसको मेम्ब्रेन रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उसके साथ वो कैसे डील करेगी, कैसे उनको केयर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो अच्छे से एंड तक देखना, और मैं जो नोट्स आपके साथ ऑन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसको प्लीज़ आप नोट करते चलना, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद आपको वो रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की हम डेफिनेशन देखें तो अ मेम्ब्रेन इज़ अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है, दैट सर्व एज अ बाउंड्री और अ प्रोटेक्टिव लेयर। इट कैन बी मेड अप ऑफ cells and extracellular materials. Membranes play a crucial role in protecting organs, facilitating the passage of substances and organizing tissues and organs. तो देखो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है, सबसे पहले तो एक थीन है। मेम्ब्रेन इज़ नथिंग, मतलब जैसे कि सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू भी एक मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है उसका लेयर को ही हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, ये एक बाउंड्री का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेल में क्या है, कि सेल में हर सेल का अपना ऑर्गेनल होता है। ठीक है, उसमें प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जो इनको आपस में अलग अलग रखता है, ठीक है, ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए। सेम एज हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, तो हर एक सेल के बीच में मेम्ब्रेन होता है ताकि हर एक सेल अपना अपना काम अच्छे से कर रहा हो, और साथ ही साथ जब इनको साथ में मिल के काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेम्ब्रेन ही है जो एक चैनल, एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से मेम्ब्रेन एक लेयर है जो क्या करा रहा है, पैसेज, मतलब किसी सब्सटेंस के पैसेज को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, टिश्यू एंड ऑर्गन्स के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ ये बाउंड्री या फिर प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो मेम्ब्रेन्स के कितने टाइप होते हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन है। तो हम मेम्ब्रेन्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ जैसे क्या बोले रेफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बेस्ड पर देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, मीन्स बाय स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे सेल मेम्ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ अ लिपिड बाइलेयर with embedded proteins, cholesterol and carbohydrates. It regulates the movement of substance in and out of the cell. ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल मीन्स जो हमारा सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, सेल्स की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें लिपिड की बाई लेयर होती है, मीन्स लिपिड की 2 लेयर होती है, और ये जो लिपिड की 2 लेयर्स होती है इसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या रेगुलेट कराता है, सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट कराता है। मीन्स एक तरीके से ये कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए या सेल के बाहर क्या चीज़ जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा टिश्यू मेम्ब्रेन। या ध्यान से देखते चलिएगा, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन के बेस्ड पे जो पहला टाइप देखा था दैट इज़ हमारा सेल मेम्ब्रेन, एंड दूसरा है हमारा टिश्यू मेम्ब्रेन। ठीक है, तो टिश्यू मेम्ब्रेन क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ एन एपिथेलियल लेयर एंड अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी मैं
जस्ट इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो हमारा टिश्यू पे था, जिसमें मैंने टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको बताया था, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उस लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो टिश्यू के ही टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, जो मिलकर टिश्यू मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। और ये टिश्यू मेम्ब्रेन का फर्दर क्लासिफिकेशन है भाई, जिसमें से पहला एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, और एपिथेलियल मेम्ब्रेन के फर्दर टाइप्स क्या हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन है, सेरस मेम्ब्रेन है और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन मीन्स म्यूकोसा, सेरस मेम्ब्रेन मीन्स सेरोसा, और जो हमारा क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है मतलब हम स्किन के मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन का पहला टाइप है, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा। तो लाइन कैविटीज एंड पैसेजवेज दैट ओपन टू द एक्सटीरियर such as the respiratory, digestive and urogenital tracts. These membranes secrete mucus which lubricate and protects this passage. देखो जैसे कि हमारा जो respiratory, digestive and urogenital tracts हमारा बाहर की तरफ खुलता है, तो मतलब कि ये जो हमारे सिस्टम्स हैं इनकी जो कैविटीज़ है इसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है कि ये मॉइस्चर मतलब ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है ताकि हमारे जो पैसेज हैं, रिस्पायरेटरी पैसेज, डाइजेस्टिव पैसेज और यूरोजेनाइटल पैसेज, ये अब नॉर्मली ड्राई अप ना हो, ठीक है। जैसे कि इनका जितना मॉइस्चर इनको चाहिए, जितना इनको ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत है उतना ल्यूब्रिकेशन मिलता रहे, ठीक है। देन सेरस मेम्ब्रेन, दैट इज सेरोसा। तो सेरस मेम्ब्रेन सेरोसा का क्या है? लाइन इंटरनल बॉडी कैविटीज़ दैट डू नॉट ओपन टू द एक्सटीरियर। अब ध्यान से एक बार दोबारा से देखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या था कि उन कैविटीज़ या पैसेज वे को की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है जो एक्सटीरियर बाहर के साइड ओपन होते हैं, लेकिन वहीं जो सेरस मेम्ब्रेन होता है ये हमारे इंटरनल बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, इंटरनल बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है जो दैट डू नॉट ओपन टू द एक्सटीरियर, ठीक है, जो बाहर के साइड नहीं खुलते, जैसे कि सच एज द प्लूरल, पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल कैविटीज़। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे लंग्स मीन्स रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, पेरिकार्डियल मतलब कि हमारे कार्डियल का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट की लेयर्स को हम पेरिकार्डियल बोलते हैं, और पेरिटोनियल कैविटीज़ मतलब जो हमारा एब्डोमेन होता है उसकी कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटीज़ बोलते हैं। तो इसकी जो लाइनिंग होती है वो वहाँ पे हमारा ये सेरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस मेम्ब्रेन सीक्रेट्स अ वाटरी फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन ऑर्गन्स। तो ये मेम्ब्रेन के जैसे कि हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन हमें म्यूकोसा ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा था, वैसे जो सेरस मेम्ब्रेन होते हैं ये वाटरी फ्लूइड, ठीक है, एक तरीके से वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन मतलब कि आप बोल सकते हो घर्षण, जिसको बोलते हैं हिंदी में घर्षण, फ्रिक्शन, जैसे कि एक तरीके का रफ सरफेस क्रिएट ना हो, ये मतलब स्मूथनेस बनी रहे, ठीक है। देन आता है हमारा क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। तो हमने जो म्यूकस, सेरोसा और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन देखा, ये क्या है? ये हमारे एपिथेलियल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और एपिथेलियल और हमारा कनेक्टिव टिश्यू मिलकर के क्या बना रहा था? हमारा टिश्यू मेम्ब्रेन। तो हम ओवरऑल ये सारी चीज़ें किसके अंडर पढ़ रहे हैं? हम अल्टीमेटली टिश्यू मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासिफिकेशन पे अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। देन है हमारा क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, दैट इज स्किन। तो द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये तो हम क्लास 6 से जानते हैं कि हमारे जो सेंस होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो स्किन होता है वो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, क्योंकि भाई स्किन अपनी बॉडी पे सभी कहीं पे भी देखो आपको स्किन तो मिलेगी ना। तो स्किन कंपोज्ड ऑफ द एपिडर्मिस, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, एंड डर्मिस, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्किन कैसे बना होता है? एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, ठीक है, और हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एपिडर्मिस क्या है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, और हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज द डर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस और एपिडर्मिस मिलकर हमारा स्किन बनाते हैं। अब स्किन क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिहाइड्रेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, अपनी स्किन को देखो, तो जब भी हमारी बॉडी पे स्किन है तो इसलिए तो हमारे जो बॉडी के अंदर के हमारे बॉडी पे स्किन है, सुनो, हमारी बॉडी पे स्किन है तो हमारी जो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, तो हमारी बॉडी पे जो हमारा स्किन है दैट इज मतलब एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू मिलके हमारा स्किन बनाता है। और स्किन क्या करता है? हमारी बॉडी को एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। हमारी बॉडी को मतलब हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डैमेज और डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है।
देन आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार इसे हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेस पे मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, एंड दूसरा हमारा टिश्यू मेम्ब्रेन है। तो टिश्यू मेम्ब्रेन का फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे कि टिश्यू मेम्ब्रेन हमारी दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, तो वो दो चीज़ें क्या है, हमारा एपिथेलियल लेयर है और कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। तो एपिथेलियल लेयर के हम पहले बात करें तो एपिथेलियल लेयर में हमको 3 सब क्लासिफिकेशन देखने को मिला, फिर हमने इन सब क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम एपिथेलियल मेम्ब्रेन यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब टिश्यू मेम्ब्रेन का सेकंड कंपोजिशन दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का भी सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि पहला साइनोवियल मेम्ब्रेन है और दूसरा फैसिया है, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो अगर हम साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, लाइन द कैविटीज़ ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड। तो हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड्स प्रेजेंट होती है। और इसका क्या काम होता है कि ये ल्यूब्रिकेशन, मतलब कि यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन रखता है और इसके नरिशमेंट को मेंटेन रखता है। किसके, हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन बना रहे ताकि अच्छे से मूवमेंट चलता रहे, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में ये था। एंड देन फैसिया। तो फैसिया क्या है, अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स मसल्स, ठीक है, बोन्स एंड ऑर्गन्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। मान लो हमारा क्या कहते हैं कि हमारे ये मसल्स हैं, ठीक है, हमारे मसल्स हैं, और फिर बात कर लो हमारे बोन की, ठीक है, और फिर बात कर लो कि ये हमारा कोई ऑर्गन है। तो इसका जो सराउंडिंग है, बोन हो गया, ठीक है, मतलब हमारी बोन्स हो गई, हमारे ऑर्गन्स हो गए, हमारे मसल्स हो गए, इसकी सराउंडिंग पे ये फैसिया प्रेजेंट होते हैं। और ये होते क्या एक्चुअल में, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है, ठीक है, जैसे पेपर होता है ना, आप पेपर को शीट बोलते हो, तो सेम एज कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है जो इन ऑर्गन्स को, इन बोन्स को, इन मसल्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब फंक्शन के बिहाफ पे देखते हैं कि हमारे मेम्ब्रेन का क्या क्लासिफिकेशन है। तो अभी हमने कंपोजिशन के बेसिस देखा, अब हम फंक्शन के बिहाफ पे देखते हैं। तो फंक्शन के बिहाफ पे 3 क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज़ हमारा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, देन हमारा सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन, देन हमारा ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन। देखो नाम से ही क्लियर है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन मतलब कुछ सिक्रेट करेगा या जहाँ हमें कोई चीज़ का एब्जॉर्ब कराने की ज़रूरत है वहाँ पे एब्जॉर्ब कराएगा। देन ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन मतलब ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करेगा। ल्यूब्रिकेशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि किसी भी चीज़ को ड्राई होने से बचाएगा, सूखने से बचाएगा। तो सबसे पहले मतलब हम इधर फंक्शन के बिहाफ पे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था दैट इज़ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या है भाई, तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ओके सॉरी, तो स्क्रीन मैंने शेयर किया है तो इसलिए थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक मिनिमाइज हो गया, जस्ट इग्नोर दैट। प्रोटेक्टिव, लेट्स कम बैक टू आवर डिस्कशन। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन्स लाइक द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, प्रोवाइड फिजिकल बैरियर अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिहाइड्रेशन एंड मैकेनिकल डैमेज। तो जो हमारा मेम्ब्रेन जैसे कि स्किन है तो वो क्या करे भाई, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है फिजिकल बैरियर। प्रोटेक्शन का मतलब ये फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि हमारे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम बचे रहें, साथ ही साथ हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बची रहे और किसी भी तरीके का मैकेनिकल डैमेज होने से बचा रहे। तो हमें मैकेनिकल डैमेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले मेम्ब्रेन को हम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमें मैकेनिकल डैमेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले मेम्ब्रेन को हम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन। तो म्यूकस एंड सेरस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस एंड सेरस मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन द सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो म्यूकस एंड सेरस मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन द सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड लाइक म्यूकस और सेरस फ्लूइड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो वो मेम्ब्रेन जो सिक्रेशन, तो सिक्रेशन म्यूकस और सेरस फ्लूइड के सिक्रेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस खाने से जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिला है उस न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो हमको हमारी एसेंशियल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन कराने वाले और साथ ही साथ म्यूकस और सेरस फ्लूइड का सिक्रेशन कराने वाले मेम्ब्रेन को हम सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। देन हमारा ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन। तो ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन का क्या है,
Synovial membranes produce synovial fluid to reduce friction in the joints and serous membrane provides lubrication to organ in the cavities, body cavities. तो देखो lubricating membranes वो membranes हैं जो किस ऐसी पर्टिकुलर इस जगह पे प्रेजेंट है जिस जगह को वो सूखने से, ड्राई होने से बचा रहे हैं, जिसका lubricated वेट होना, गीला होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि देखो सबसे पहली बात हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारी बोन्स में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये क्या कराते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने हाथ पैर को अच्छे से मूव कर पाएँ. ठीक है, तो जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स वहाँ पे हम अच्छे से मूवमेंट करा पाएंगे. ओवरऑल बात ये है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, इन जॉइंट्स के बीच में एक मतलब कि आप एक नॉर्मल एक प्रॉपर लेवल ऑफ ल्यूब्रिकेशन का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ल्यूब्रिकेटिंग मेम्ब्रेन्स क्या करते हैं कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ के ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिससे कि वो ड्राई अप ना हो, सूखे ना, और फ्रिक्शन से उसको बचा के रखते हैं. किसी भी फ्रिक्शन मतलब से किसी भी तरीके का एक रफ फोर्स ना पड़े, मतलब नॉर्मल जो इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो काम करने का इसकी टेंडेंसी है, वो मेंटेन रहे. ठीक है. देन बाय लोकेशन, लोकेशन के बिहाफ पे मेम्ब्रेन का अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो लोकेशन के बेसिस पे जो हमारे दो टाइप्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आउटसाइड. ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन. तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, दीज मेम्ब्रेन्स कवर और प्रोटेक्ट द बॉडीज एक्सटीरियर, बाहर, सच एज द स्किन, दैट इज द क्यूटेनियस मेम्ब्रेन. तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एक्सटीरियर सरफेस, ठीक है, बाहरी वाले सरफेस को कवर करते हैं, जैसे कि हमारा स्किन हो गया. देन हमारा इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटरनल मतलब अंदर के साइड. तो दीज मेम्ब्रेन्स लाइन इंटरनल बॉडी कैविटीज एंड ऑर्गन्स. ठीक है, सच एज द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द सेरस मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स एंड द हार्ट. तो इंटरनल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी की कैविटीज, ठीक है, हमारी इंटरनल बॉडी की जो कैविटीज है इसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है. अब एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और हमारा जो लंग्स और हार्ट होता है यहाँ पे हमारा सेरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन और हमारा जो सेरस मेम्ब्रेन है ये हमारे क्या है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. ठीक है, इंटरनल मेम्ब्रेन्स है क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग पर प्रेजेंट है. इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं कौन कौन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेरस मेम्ब्रेन. तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन और सेरस मेम्ब्रेन हमारा इंटरनल मेम्ब्रेन है. अब हम आगे बढ़ते हैं बाय टाइप ऑफ सेक्रेशन. सेक्रेशंस के बेसिस पे हमारे मेम्ब्रेन्स का क्लासिफिकेशन तो 3 है भाई. हमारा पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अब वन बाय वन अब हम इसका डिस्कस करते हैं. तो म्यूकस मेम्ब्रेन, तो बाय टाइप ऑफ सेक्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन secrete mucus for lubrication and protection, and serous membrane secrete a thin watery serous fluid to reduce friction, and synovial membrane secretes synovial fluid for lubrication of joints. देखो जितने ये टाइप्स ऑफ सिक्रेशन के बिहाफ पे जितने मेम्ब्रेन क्लासिफिकेशन है इनका एक कॉमन काम है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे. अब फ्रिक्शन को जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओके, सो वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैं रेंट पे रहती हूँ तो लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम कहीं से भी मतलब जो ओनर हैं उनके किचन में कुछ काम हो रहा होता है तो शोर आ जाता है, रैंडमली वो बात करने लगते हैं तेज़ तेज़, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो जो ये एक्सटर्नल नॉइजेज़ हैं आप उसको प्लीज़ इग्नोर करना. जस्ट मैं जो स्क्रीन पे नोट्स शेयर कर रही हूँ आप उस पर फोकस करो और मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो. ठीक है, तो बाय टाइप ऑफ सेक्रेशन, सेक्रेशन के बिहाफ पे हमारे 3 मेम्ब्रेन हैं. तो म्यूकस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन का एक कॉमन काम है कि ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे जिससे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करें. ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस, जिससे कि लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन का काम होता है. देन सेरस मेम्ब्रेन क्या से सिक्रेट करता है, एक थिन वाटरी सेरस फ्लूइड, ठीक है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है और ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करता है जिससे कि हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन मेंटेन रहे और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे. ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अब हम मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे. तो देखो अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है ये एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी का भी पार्ट था, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा जो फंक्शन था वो फिजियोलॉजी थी, तो आप उसको मार्क अप कर लेना. ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हमारा मेम्ब्रेन बना कैसे है. तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द मेम्ब्रेन्स ऑफ
organelle like the mitochondria and endoplasmic reticulum is a complex and dynamic. The key structural feature is its lipid bilayer. ध्यान दीजिएगा, हमारे मेम्ब्रेन का जो मेन स्ट्रक्चरल फीचर है दैट इज़ द लिपिड बाइलेयर. मतलब कि आपने फ्लूइड मोसाइक मॉडल अगर पढ़ा होगा 11th में, तो उधर आपको ये लिपिड बाइलेयर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. इन केस नहीं भी पता तो हम अभी इधर डिस्कस करेंगे. विच इज़ क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग अ बैरियर दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट और सेपरेट्स वेरियस कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल. तो अब देखो, जैसे कि हमारे जो सेल है, ठीक है, हमारे सेल में हमारे लिपिड्स की बाई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. लिपिड्स की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है. ये इसका की स्ट्रक्चर होता है. तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारा जो की स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द लिपिड्स की बाई लेयर. बाई लेयर मतलब 2 लेयर्स, ठीक है. और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है. तो सेल को, और ये हमारे सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है. तो सबसे पहले अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है तो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है. एज वेल एज मैंने बताया था कि हमारे सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है. तो इन सारे मेम्ब्रेन्स, इन सारे ऑर्गेनल्स के बीच भी एक मेम्ब्रेन रहती है, ताकि ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो, ये सब अलग अलग रहें, ठीक है. तो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बना होता है जो सेल्स को आउटर एनवायरनमेंट से भी बचा के रखते हैं, साथ ही साथ सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच भी एक अच्छा बाउंड्री क्रिएट करके रखे रहता है, ठीक है. देन लिपिड की बाई लेयर. तो देखो, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो जैसे जैसे मैंने बताया कि लिपिड्स की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, तो लिपिड की बाई लेयर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है. देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज़ द इंट्रिंसिक प्रोटीन, और पेरिफेरल दैट इज़ द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और फ्लूइड मोसाइक मॉडल. तो हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहला हमारा लिपिड बाई लेयर, दूसरा हमारा प्रोटीन, और तीसरा हमारा फ्लूइड मोसाइक मॉडल. तो लिपिड बाई लेयर जो होती है, लिपिड्स की बाई लेयर्स जो होती हैं उसमें और क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो उसमें हमारा फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स होता है. देन हम मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है. और देन हम फ्लूइड मोसाइक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को बहुत आइडियली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. इसलिए मैं ये आपको इधर पढ़ाऊँगी. अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में कुछ भी ना याद आए तो आप जस्ट लिपिड की बाई लेयर, ठीक है, को थोड़ा मतलब एक ओवरऑल जैसे बोल सकते हैं, एक इन शॉर्ट आप अगर लिपिड की बाई लेयर को एक्सप्लेन कर दोगे, थोड़ा सा प्रोटीन्स में इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स को जस्ट थोड़ा थोड़ा भी आप अगर एक्सप्लेन कर देते हैं. लेकिन जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, ठीक है, जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, आप अगर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक. तो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में ये 2 चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट याद रखते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है इसको बहुत ध्यान से देखना और सुनना और याद करना, ठीक है. तो अब लिपिड बाई लेयर को हम देखते हैं. तो लिपिड बाई लेयर, नाम से बाई लेयर मतलब 2 लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर्म्स द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. तो हमारी मेम्ब्रेन का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है, वो लिपिड की बाई लेयर, लिपिड की लेयर्स मिलके बनी है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स. ये हमारा जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स का 2 लेयर प्रेजेंट होता है. उसमें इन 2 लेयर्स में क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक, ठीक है, एक हेड होता है, ठीक है, और दूसरा टेल होता है, मतलब लेयर है, ठीक है. तो इन 2 लेयर में एक पोर्शन को हेड बोला गया और दूसरे को टेल बोला गया. तो हेड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है. वहीं जो हमारा टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलिंग होता है. मतलब जो हमारा हेड है लिपिड की बाई लेयर में, जो हमारा हेड वाला पोर्शन है वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है. लेकिन वहीं जो टेल है वो वाटर रिपेलिंग है. वाटर रिपेलिंग मतलब वाटर से दूर रहेगा. तो द हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड्स. तो अब वाटर से जहाँ इंटरेक्शन करना है, तो मान लो हेड को, तो हेड क्या है, वो बाहर के साइड रहेगा. जो मेम्ब्रेन का आउटर वाला साइड रहेगा उधर हेड प्रेजेंट होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट. मतलब एक्वस मतलब वाटर होता है, एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ, आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और द साइटोप्लाज्म. अब एक्वस एनवायरनमेंट सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होगा, चाहे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मान लो सेल्स में है, तो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है, और द साइटोप्लाज्म. इट मीन्स कि या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के जैसे मान लो सेल के बाहर वाले सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, या तो उधर, ठीक है, हेड जो होगा, और या फिर
जो हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो लिपिड का हेड, लिपिड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि जो हेड है, ठीक है, ये बाहर के साइड, क्योंकि ये क्या है, हमारा हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो ये एक्वस एनवायरनमेंट, वाटर एनवायरनमेंट को फेस करेगा। बट जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है, तो ये क्या करेगा कि एक्वस एनवायरनमेंट से खुद को बचा के रखेगा। तो ये याद करने का एक तरीका था जिसको आप समझ सकते हो कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है वो इनवर्ड मीन्स अंदर के साइड रहेगा, ताकि उसका एक्वस एनवायरनमेंट से कोई एक्सपोजर ना हो, शील्डेड फ्रॉम वाटर मीन्स वाटर से वो बच के रहे, ठीक है। देन है हमारा फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, लिपिड में जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड है मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा लिपिड का अगर आप क्लासिफिकेशन देखो तो उसमें एक फॉस्फोलिपिड है। तो वो जो फॉस्फोलिपिड है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड द हाइड्रोफोबिक टेल मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अब भाई देखो, जैसे कि लिपिड का हम देखें कि लिपिड जो है उसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है, और फॉस्फोलिपिड भी तो हमारा लिपिड का ही टाइप है, तो इसके स्ट्रक्चर में भी हमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है, दैट इज़ कि जो हेड होता है वो कैसे बना है यहाँ पे मेंशन है। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो फैटी एसिड चेन से बना होता है। यहाँ पे आप सिंपली फॉस्फेट ग्रुप और फैटी एसिड चेन का नाम याद रखो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो उधर ये फॉस्फेट ग्रुप, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको एग्जाम में इतना मेंशन करना है कि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है फॉस्फोलिपिड का, that is made up of phosphate group and a hydrophobic tail that is the made up of fatty acid chain, ठीक है। and then cholesterol, तो cholesterol molecules are interspersed within the lipid bilayer। देखो कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब पहले सुन लो। मान लो लिपिड को हमने पहले ही देख लिया था कि लिपिड की बाई लेयर्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जस्ट इसके बीच में ही ये हमारा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। contributing to membrane fluidity and stability, कोलेस्ट्रॉल लिपिड बाई लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी, मतलब मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट या फ्लूडिटी, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होने की टेंडेंसी होती है उसको, और साथ ही साथ मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स प्रिवेंट द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड एट लो टेम्परेचर एंड टू फ्लूइड एट हाई टेम्परेचर। ध्यान देना, देखो अगर हम बॉडी या फिर किसी भी, जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर, आप एक आइस वाटर करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ठंडा चला जाता है तो क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहीं पे अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वाटर, मतलब आइस वापस से वाटर में आ जाता है ना। तो सेम एज कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि मेम्ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है, ताकि वो बहुत ठंडा टेम्परेचर होने पे कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई चला जाए तो ऐसा ना हो कि उसका फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो फ्लूइडिटी को एक लेवल पे मेंटेन रखता है, ठीक है, ना तो उसको रिजिड होने देता है और ना ही उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटरी होने देता है, मतलब एक लेवल मेंटेन रखता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो लिपिड की बाई लेयर को हमने इधर देखा, जिसमें कि हमने फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल देख लिया। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स का क्या रोल है, ओके। तो ग्लाइकोलिपिड्स विच हैव कार्बोहाइड्रेट चेन्स अटैच्ड टू द लिपिड टेल्स आर फाउंड मेनली ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देना, सेल रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। एक सेल का दूसरे सेल से कॉन्वर्सेशन मीन्स कम्युनिकेशन होते रहना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि जो हमारी बॉडी का पूरा सेल है वो सब एक दूसरे के साथ, मतलब आप बोल सकते कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल अपने मन का डिवाइड हुए जा रहा है और एक सेल कंट्रोल में, क्योंकि अगर कोई सेल का कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो वहाँ पे मेटास्टेसिस, मतलब कि वहाँ से कैंसरस सेल फॉर्मेशन होने का खतरा वहीं से बढ़ जाता है। इसलिए नॉर्मल सेल फिजियोलॉजी को देखा जाए तो एक सेल का दूसरे सेल से प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करता है? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड्स
में होता क्या है एक्चुअल में, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की चेन प्रेजेंट होती है और ये चेन लिपिड के टेल से अटैच्ड होती है। ठीक है, हमने देखा था कि लिपिड में हमारा एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, जो वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है। फोबिक मतलब डर होता है, ठीक है, तो मतलब कि किसी चीज़ से डर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो उसको दूर भगाएगा। तो सेम एज टेल हाइड्रोफोबिक है, इतना मतलब उसको वाटर से डर है तो वो वाटर रिपेलिंग है। ठीक है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है और इसी हाइड्रोफोबिक टेल से ये कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच्ड होती है। और ये इस तरीके से आप ग्लाइकोलिपिड्स का आप कंटेंट कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। तो और ये मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे पाया जाता है, जो सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर वाला साइड होता है वो उस पे पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये हमारा सेल रिकॉग्निशन और कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। देन प्रोटीन, अब हम प्रोटीन, अभी हमने क्या देखा, दोबारा से आपको एक बार स्लाइड दिखा देती हूँ। तो देखो हम सेल का स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो पहली चीज़ थी हमारा लिपिड बाइलेयर था। लिपिड बाइलेयर के कंपोजिशन में हमने दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, दैट इज़ हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन में दो चीज़ें हैं, इंटीग्रल और पेरीफेरल। ठीक है, इंटीग्रल को इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं और पेरीफेरल को एक्सट्रिंसिक। तो देखो इंटीग्रल, इन का मतलब क्या, जो अंदर के साइड एम्बेडेड हो, पेरीफेरल जो बाहर के साइड हो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो इजी टर्म्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। ठीक है, एंड एट लास्ट हम फ्लूइड मोसाइक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा मॉडल है जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन्स, membrane proteins are embedded in or associated with the lipid bilayer and play a variety of roles in membrane function. They are classified into two main types, integral, peripheral. ठीक है, तो membrane proteins जो होता है वो embedded होता है और लिपिड बाइलेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, और बहुत सारा वेराइटी ऑफ रोल्स इसका मतलब फंक्शनिंग है। ठीक है, इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं जो आपको फोकस करना, याद करना, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब इंट्रिंसिक और पेरीफेरल मतलब एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। दीज प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली विद इन द लिपिड बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर में ये डायरेक्टली एम्बेडेड मतलब ऐसे अंदर के साइड लगे रहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, एंड ऑफन स्पैन द एंटायर मेम्ब्रेन, और पूरे मेम्ब्रेन में रहते हैं। सम form channels or ports to allow specific molecules to pass through, while others act as a receptors for signaling molecules. They have hydrophilic region that interact with water inside and outside the cell, and hydrophobic region that interact with lipid tails in the bilayers. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। हम थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, जो प्रोटीन्स है वो डायरेक्टली एम्बेडेड होता है लिपिड की बाइलेयर में। ठीक है, डायरेक्टली एम्बेडेड होता है लिपिड की बाइलेयर में। अब इसमें जितने ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इसमें से कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, पोर्स चैनल या फिर पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब मान लो जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो अब इस सेल में अगर किसी चीज़ को अंदर आनी है, ठीक है, अगर किसी चीज़ को अंदर आना है तो इसको आने के लिए थोड़े थोड़े रास्तों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो ये जो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए थोड़े रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं कुछ इंटीग्रल प्रोटीन क्या क्या काम करते हैं, ये एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं। इनको जो भी मान लो सिग्नल मिला, जो भी रिसेप्टर का क्या काम होता है, जो स्टिमुलाई मैसेज दे रहा है उस मैसेज को तुरंत पहुंचाना, जहां तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो उस तरीके से सिग्नलिंग का काम करते हैं, मतलब जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, दो रीजन होता है, एक हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर लविंग। ठीक है, एल फॉर लविंग, एल फिलिक में भी एल आ रहा है, तो ये वाटर लविंग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई इसको वाटर से अटैचमेंट है तब तो ये उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और ये कहाँ, इनसाइड, अंदर के साइड वाटर से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है,
और आउटसाइड मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर जो हाइड्रोफिलिक रीजन है, मतलब सेल के अंदर जो वाटर है और सेल के बाहर जो वाटर है, उसके साथ ये हाइड्रोफिलिक रीजन इंटरैक्ट करेगा। और हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है वो वाटर से तो नहीं इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरता है वाटर से, तो वाटर से दूर भागेगा। तो वाटर से इंटरैक्ट ना करके हाइड्रोफोबिक रीजन लिपिड बाइलेयर्स में जो लिपिड टेल्स थी उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो लिपिड टेल्स के साथ बाइलेयर्स में इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की। तो दीज आर लूजली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन। देखो अभी हमने उसके पहले इंट्रिंसिक वाले में क्या देखा था कि डायरेक्टली एम्बेडेड था, ठीक है, लेकिन जो पेरिफेरल है ये लूजली मतलब थोड़ा बहुत लूज, ढीला बोलते ना, लूजली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन आइदर ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड थ्रू इंटरैक्शंस विद इंटीग्रल प्रोटीन्स और लिपिड। They often play roles in cell signaling, maintaining the cell shape and anchoring the membrane to the cytoskeleton। देखो जस्ट इसका थोड़ा सा फंक्शन और वो ध्यान रखो कि बस इतना डिफरेंस है कि जो इंट्रिंसिक होता है वो टाइटली एम्बेडेड होता है या डायरेक्टली एम्बेडेड होता है, वहीं जो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये हमारा लूजली एसोसिएटेड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका जो कुछ रोल है वही सेल सिग्नलिंग का, सेल का शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, और साइटोस्केलेटन के टुवर्ड्स एंकरिंग मतलब मेम्ब्रेन का कम्युनिकेशन मेंटेन रखता है। ठीक है, देन फ्लूइड मोसाइक मॉडल। ये मॉडल देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी सेल का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना हो ना, कुछ ना याद आए तो ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल भी अगर आप पूरा अच्छे से अगर ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हो ना एग्जाम में, तो सेल का स्ट्रक्चर वाले आंसर पे आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फ्लूइड मोसाइक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्लूइड मोसाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड गैट निकोलसन इन 1972। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एस.जे. सिंगर और गैट निकोलसन इन 1972 में इन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल दिया था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पर्टिकुलरली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस टू की कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द फ्लूइडिटी एंड मोसाइक नेचर। तो देखो फ्लूइड मोसाइक मॉडल नाम से ये फ्लूइड और मोसाइक, इसका क्या मतलब है कि ये जो मतलब कि मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किए थे, पहला कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड और दूसरा मोसाइक। ठीक है, ये होता क्या है इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो इन्होंने जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है उसके बिहेवियर को पर्टिकुलरली कौन से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे इन्होंने फोकस किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो और उसके दो की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, दैट इज फ्लूइडिटी और मोसाइक नेचर। तो जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है इसमें हम मेम्ब्रेन के इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक को डीप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइडिटी में क्या है, द लिपिड बाइलेयर इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, नॉट स्टैटिक। फ्लूइडिटी का क्या मतलब है, वो चीज़ जो जिसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ा बहुत हो चाहे ज़्यादा हो, मूव करने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब जो हमारा जो लिपिड की बाइलेयर बनी होती है हमारे मेम्ब्रेन में वो स्टैटिक नहीं है। नॉट स्टैटिक का मतलब एक जगह रुकी हुई नहीं होती है। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद इन इट कैन मूव लेटरली मच लाइक आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी। देखो जो लिपिड और प्रोटीन्स होता है, अभी हमने देखा कि सेल के स्ट्रक्चर में लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है ना, और जैसे कि लिपिड्स में हमने क्या क्या देखा, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और हमारा ग्लाइकोलिपिड था। ठीक है, और प्रोटीन्स में हमने इंटीग्रल और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखा। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन है ये लेटरली मूव करते हैं। और एग्जांपल आप लेटरली को कैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि आपने सी में, समुद्र में जिस तरीके से आइसबर्ग, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जिस तरीके से फ्लोट करते हैं, जिस तरीके से तैरते हैं, सेम एज हमारे मेम्ब्रेन में भी, ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन उसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं। तो दिस फ्लूइडिटी इज इसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लूइडिटी क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारे मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, अलाउइंग इट टू सेल्फ हील। और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, अगर हमारा मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हो जाता है तो वो सेल्फ हील, मतलब कि वो खुद से खुद को सही कर सकता है, उसके में इतनी टेंडेंसी होती है। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ने पे हमारे मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो सकता है, और जब हमें हमारे प्रोटीन और लिपिड के को मूव करने की ज़रूरत होती है तो वो मूवमेंट आसानी से हो जाता है। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्यों ज़रूरी है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन में कोई डैमेज होता है तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हील का मतलब
कोई जो डैमेज हुआ है वो डैमेज अपने आप रिप्लेस हो पाए, ठीक है। और जब हमारे मेम्ब्रेन के शेप को चेंज होने की ज़रूरत है तब तक वो शेप ईजिली चेंज हो पाए। साथ ही साथ फ्लूइडिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि लिपिड और प्रोटीन ईजिली मूव कर पाए, ठीक है। तो जो हमारे मेम्ब्रेन का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कि फ्लूइड मोसाइक मॉडल में यही बताया गया है कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी और मोसाइक नेचर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी में क्या है आपको पता चल गया। अब हम मोसाइक नेचर देखते हैं। तो मोसाइक नेचर इस मतलब कि मेम्ब्रेन इज अ मोसाइक। इसका क्या मतलब है? वेरियस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रोटीन और लिपिड्स हम देख रहे हैं कि हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मान लो कहीं आपको 4 दिख रहा है तो कहीं आपको 6 दिखेगा। ऐसा नहीं है कि 4 4 4, अनइवनली, एक मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल। ये प्रोटीन, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि जो प्रोटीन्स है वो इंटीग्रल भी है और मतलब कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल, प्रोटीन इंटीग्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, और पेरीफेरल भी हो सकते हैं। जो इंटीग्रल वाले होते हैं वो स्पैनिंग द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेंगे, और जो पेरीफेरल होगा तो वो बाहर के साइड सरफेस, जो मेम्ब्रेन का सरफेस है उधर अटैच्ड होगा, ठीक है। परफॉर्मिंग फंक्शंस लाइक, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखो जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है उसका एक फंक्शन कॉमन होगा, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। द मॉडल हाईलाइट्स, एक बार दोबारा से ये आप फ्लूइडिटी और मोसाइक नेचर वाला अगर आपने नोट नहीं बनाया तो इसको थोड़ा देर पॉज करके फटाक से नोट कर लो आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द मॉडल हाईलाइट्स दैट द मेम्ब्रेन इज अ डायनेमिक एंड अडेप्टेबल। तो इस मॉडल से हमको क्या पता चलता है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल से, कि जो हमारा मेम्ब्रेन है ये डायनेमिक है और अडेप्टेबल है। मतलब भाई जैसे कि अभी हमने देखा कि ज़रूरत पड़ने पे शेप चेंज वगैरह हो सकता है। तो मतलब अडेप्टेबल का यही मतलब है कि जिस तरीके से अडेप्ट होने की उसको ज़रूरत है। मतलब अडेप्टेबल का क्या मतलब होता है? जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो सर्वाइव कर लेगा। विद कंपोनेंट्स दैट कैन मूव एंड इंटरैक्ट टू मेंटेन सेल फंक्शन। क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, तो जिसके ईजिली सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं और जो सेल का फंक्शन है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो द फ्लूइडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फैक्टर्स लाइक लिपिड कंपोजिशन। अब फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है? तो लिपिड का जो कंपोजिशन होता है, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी। मतलब कि अगर लिपिड, जो हमारा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड प्रेजेंट होगा और लिपिड में अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारी फ्लूइडिटी ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू लेवल मेंटेन है, इसका मतलब हमारे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वहीं अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे मेम्ब्रेन का स्टेबिलिटी भी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, अपने नॉर्मल लेवल से डेविएट होगा। ये मतलब हमने क्या देखा कि हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें लिपिड का कंपोजिशन, स्पेशली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज़्यादा है, मतलब होता है, तो वो फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम हो जाएगा तो हमारे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो हमारे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम या ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब हमारे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी भी अपने सही लेवल से डेविएट हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेम्ब्रेन, तो आप क्या लिख सकते हो? लिपिड कंपोजिशन, ठीक है। लिपिड कंपोजिशन में आपको एग्जांपल देके लिखना होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हम जितना पढ़ रहे थे वो एनाटॉमी था, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो मैं हमेशा से कहती हूँ जब भी हम किसी चीज़ के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं इट मीन्स हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि एज अ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट आप जिस चीज़ का एनाटॉमी पढ़ रहे हो उसी चीज़ का आपको फिजियोलॉजी भी सेम टाइम पे पढ़ना है। दोनों चीज़ों को एक साथ को रिलेट करके पढ़ना है। तो हमने एनाटॉमी देख लिया, अब हम फिजियोलॉजी, यहाँ से हम मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी आप एनाटॉमी पढ़ा रहे हो फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, तो मैं बता दूं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में साथ में कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ ताकि एक ही लेक्चर में आपका एनाटॉमी भी कवर हो जाए और एक ही लेक्चर में आपका फिजियोलॉजी भी कवर हो जाए।
एक और चीज़, मुझे पता है वीडियो में कुछ देर पे आपको एक्सटर्नल नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्योंकि भाई देखो मैं रेंट पे रहती हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं अपने घर से दूर हूँ। तो अभी कभी कभी ओनर मेरे अकॉर्डिंग तो बात नहीं ना करते, वो कभी भी रैंडमली कुछ भी आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरे रूम में आवाज़ें आती है। तो ठीक है, आप उसको इग्नोर करना, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, डिस्टर्बेंस तो होती रहती हैं। जब फाइनली आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे तो एक अच्छा घर होगा, या फैमिली के साथ रहेंगे हम, तो हमारा उधर एक अच्छा सेटअप होगा, तो उधर हमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं, द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम जब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लेज अ सेवरल वाइटल रोल्स इन मेंटेनिंग द सेल्स इंटीग्रिटी एंड फंक्शनैलिटी। तो देखो, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो हमारे सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और हमारे सेल के फंक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। पहला, सेलेक्टिव परमिबिलिटी। देखो, सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, मान लो ये आपका सेल है, ठीक। तो अब इसके आउटर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होगी जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलोगे, ठीक है। तो अब पहला चीज़ हमने देखा कि ये सेलेक्टिव परमिबिलिटी। सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब सेल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिकेशन के लिए बाहर से कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस आते रहेंगे और अंदर से कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस बाहर भी निकलते रहेंगे। तो ये सेमी परमिएबल है, या फिर कहो सेलेक्टिव परमिएबल। मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस बात का ध्यान रखता है, ठीक है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो इस बात का ध्यान रखता है कि ये एक मिनट, सेल मेम्ब्रेन, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। ये सेल हो गया, ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई, लेयर हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए कुछ सब्सटेंस अंदर आने की कोशिश करते हैं और कुछ सब्सटेंस बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सा, जिस मॉलिक्यूल के एंट्री की ज़रूरत रहेगी सिर्फ उसी मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा कि हाँ तुम सेल के अंदर जाओ, या फिर जिस मॉलिक्यूल की सचमुच बाहर निकलने की ज़रूरत है सिर्फ उसी मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने देगा। तो सेलेक्टिव परमिबिलिटी का मतलब ये है कि ये सेल के आउटर सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो वो ध्यान रखता है जिन मॉलिक्यूल्स को सचमुच अंदर आने की ज़रूरत है सेल के अंदर उन्हीं को आने देगा, या फिर जिसको बाहर जाने की ज़रूरत है सिर्फ उसको ही बाहर जाने देगा। अननेसेसरी किसी भी मॉलिक्यूल्स को ना सेल के अंदर आने देगा और ना ही सेल के बाहर जाने देगा, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमिबिलिटी का यही मतलब होता है। दूसरी चीज़, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो हमारा ये सेल है तो सेल को प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर सेल कम्युनिकेशन, मान लो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये, चौथा सेल ये, पांचवा सेल, छठा सेल। तो अब इन सारे सेल्स का आपस में, अब सारे सेल्स के आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो अब इन सारे सेल को आपस में कम्युनिकेट कौन कराएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थर्ड फंक्शन हमारा ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ट्रांसपोर्ट, अब हमने बताया ना कि सेल के आउटर लेयर पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो अब और ये सेमी परमिएबल होता है, हर एक मॉलिक्यूल को अंदर बाहर नहीं आने देता है, सिर्फ जिसकी ज़रूरत होती है उसको ही अंदर एंट्री करता है, उसी को बाहर जाने देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कौन देख रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखता है कि भाई जिसको ट्रांसपोर्ट कराना है अंदर के साइड उसको अंदर आने देगा, जिसको बाहर के साइड ट्रांसपोर्ट कराना है उस मॉलिक्यूल को बाहर जाने देगा। देन इंटरसेलुलर इंटरैक्शन, मान लो सेल्स के बीच में आपस में भी जो इंटरैक्शन करना है, ठीक है, सेल्स को इंटरसेलर मतलब सेल को भी आपस में कभी कभी इंटरैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती होगी ना, कम्युनिकेशन करने की, तो वो भी काम कराने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स हमारे जितने भी बॉडी में बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको कौन कराता है? उन रिएक्शंस को कराने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आराम से ये एंजाइम्स अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। देन एंकरेज, सेल एंकरेज में हेल्पफुल होता है। एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस मतलब वो वही सेल के इनसाइड आउटसाइड होने वाले फंक्शन को या फिर मूवमेंट का ध्यान कौन रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है, ठीक है।
तो ये कुछ की फंक्शंस थे सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों को हम एक ही कहते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इनका कुछ फंक्शन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फिजियोलॉजी या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों किसी भी नाम से पेपर में आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे, ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, जस्ट सिंपली आप इन फंक्शंस को लिख दीजिएगा। अब हम एक एक करके इन सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एक बता देती हूँ। अगर मान लो आपके फिजियोलॉजी के पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिफाइन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफाइन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर डिफाइन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। या फिर अगर कुछ भी बस मेम्ब्रेन ही लिख के आ जाए तो भी आप ये सारे फंक्शन को मेंशन कर देना, ठीक है, ये सारे फंक्शन को मेंशन कर देना। और उसके बाद अभी मैं एक एक करके सारे फंक्शन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा दे रही हूँ, वो सारी चीज़ें लिख देना एग्जाम में। अब सेलेक्टिव परमिबिलिटी, पहला फंक्शन है हमारा सेलेक्टिव परमिबिलिटी। तो देखो अभी जो मैं आपको बताई हूँ सिर्फ वही चीज़ें हैं, तो मैं स्टेटमेंट रीड कर दे रही हूँ, आप उसको देखो समझ जाओ, क्योंकि अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। It controls the movement of substances in and out of the cell, allowing nutrients and to enter and waste products to exit। मतलब सेल में क्या करा रहा है, जिन न्यूट्रिएंट्स की एंट्री अलाउ करनी है उन न्यूट्रिएंट्स को अंदर ला रहा है, और जिन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है उसको बाहर कर रहा है, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख रहा है कि सेल में जितने मॉलिक्यूल्स की नीड है उतने मॉलिक्यूल्स रहें, और जितने मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना है उतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं। तो दिस सेलेक्टिव परमेबिलिटी हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब जो सेल की एक स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक उसका जो ऑप्टिमल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। देन सेकंड फंक्शन आता है हमारा प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट का क्या है, द मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ बैरियर, ठीक है, मतलब कि एक बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या, एक बैरियर प्रोवाइड कर दे रहा है सेल के आउटर सरफेस पे, जिससे सेल को किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो। फिर द मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ बैरियर दैट protects the cell from harmful substances and pathogens and helps maintain the cell shape। अब भाई मान लो एक सेल है, ठीक है, अब हम इसको एक प्रोटेक्शन दे देते हैं, एक लेयर इसके सराउंडिंग में क्रिएट कर देते हैं ताकि किसी भी टाइप का पैथोजन, कोई भी बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डैमेज ना कर पाए, साथ ही साथ सेल के शेप को किसी भी तरीके का मैकेनिकल डैमेज ना पहुँचे। तो सेल के प्रोटेक्शन और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। देन सेल कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन कराता है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज अ receptors for signaling molecules like hormones and facilitate communication between the cell and its environment, allowing for coordination of cellular activities। Then transport, तो the membrane supports both active and passive transport। देखो active transport as well as passive transport। active transport मतलब वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, एटीपी की नीड होगी, दैट इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो अभी आपको उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओवर मतलब ऐसे ही आप एक्सटर्नली समझ लो कि दोनों टाइप का ट्रांसपोर्ट कराता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से मैकेनिज्म कैसे करा सकता है ट्रांसपोर्ट, तो डिफ्यूज़न के थ्रू करा सकता है, ऑस्मोसिस के थ्रू करा सकता है। और तो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इन केस नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना समझ लो कि मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन वो कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है, किसी मतलब कि सेल ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। तो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जैसे कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट टू मूव मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सेल के अक्रॉस मूवमेंट होता रहता है। इंटरसेलुलर इंटरैक्शन, सेल्स के बीच आपस में जो कम्युनिकेशन कराने का काम भी मेम्ब्रेन करता है। तो मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना। फिर दैट हेल्प सेल्स रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड फॉर्म कनेक्शन अलाउिंग फॉर टिश्यू फॉर्मेशन, इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड अदर इंटरैक्शन। देखो सभी जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, ठीक। तो अब ये सेल्स मतलब इनके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस तरीके से
इन पे प्रेजेंट होती हैं कि ये सारे सेल आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि अच्छा ये मेरे ग्रुप का है, मुझे इसके साथ मिलके काम करना है। तो क्या क्या ये काम करते हैं? सबसे पहले तो ये कनेक्शन फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे सेल मिलके ही तो टिश्यू बनाते हैं। फिर इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ में या सेल्स में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलके और भी जो अदर इंटरेक्शंस, मतलब और भी जो काम है उसको साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शन। जो कुछ जैसे कि भाई देखो, हमारी बॉडी में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है वो सब किसी ना किसी के थ्रू ही तो होगा। तो हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मतलब कि मेम्ब्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है कि हाँ एंजाइम तुम आओ, पूरे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कराने हैं तुम उसको ईजिली कैरी आउट कराओ, ठीक है। तो सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइमेटिक फंक्शन कैटालाइजिंग स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर प्रोसेस। तो सेलुलर प्रोसेस मतलब कि सेल के फंक्शन में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होना है उसको कराने का भी काम ये मेम्ब्रेन करता है। फिर एंकरेज। एंकरेज में क्या है? द मेम्ब्रेन सर्व एज एन एंकर फॉर साइटोस्केलेटन। देखो इस सेल में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड हेल्पिंग टू मेंटेन सेल शेप एंड स्टेबिलिटी। इसको बस नॉर्मली से याद करो कि जो मेम्ब्रेन है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ सेल के शेप और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। Then endocytosis and exocytosis. So the membrane facilitates the process of endocytosis, engulfing substance into the cell, and exocytosis, expelling substance out of the cell, essential for nutrient uptake and waste removal. देखो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो जो हमारा सेल है, ठीक है, तो सेल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर आए, यही है ना। और बाहर क्या निकलना है हमारी बॉडी से, हमारे सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाए, यही चाहिए ना हमारे सेल को, ताकि हमारा सेल हेल्दी रहे। तो जब जो सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। और जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट सेल के बाहर जा रहा है तो वो हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब अंदर। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरेशंस इन डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी इसमें देखो ध्यान से देखो। ऑल्टरेशंस इन डिजीजेस का क्या मतलब है कि अभी हमने देखा कि हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल है उसका एक सही स्ट्रक्चर, ठीक है, सही फंक्शन, साथ में सही कम्युनिकेशन आपस में मेंटेन रहना चाहिए। क्या होगा अगर मेम्ब्रेन का शेप, साइज, ठीक है, एक नॉर्मल शेप होता है, जो मेम्ब्रेन का नॉर्मल शेप है, ठीक है, नॉर्मल साइज है, या उसका हम कहें कि जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन है, अगर वो सब आपस में नहीं हो पा रहा है सही से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेल का जो सही, सिंपल सी बोले, अगर हम सेल की एक नॉर्मल एनाटॉमी या सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस हो जाएंगे तो हमें कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस हैं, अब हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो alterations in cell membrane can play a critical role in the development and progression of various diseases. अगर हमारे सेल में alterations का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दूं कि alteration का एक सिंपल सा ईजी सा मतलब समझ लो, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, बदलाव। तो ऑल्टरेशंस इन द सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई ऑल्टरेशन देखने को मिलता है, कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल। तो ये जो बदलाव है वो किसी बहुत प्रकार के डिजीज़, बहुत प्रकार की बीमारियों के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन, मतलब कि डेवलप होना और उसके बढ़ने में वो हो सकता है, क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। तो दीज चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व डिसरप्शंस इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फंक्शन और द प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। अब देखो ये कैसे चेंजेस आ सकते हैं, या तो जो हमारा
मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, या मेम्ब्रेन के फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, या जो हमारे मेम्ब्रेन में प्रोटीन एम्बेडेड हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड हैं अंदर के साइड लगे हुए हैं, उनके कंपोजिशन में कोई चेंजेस आ जाएं, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन में कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे, अगर मेम्ब्रेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई चेंजेस आते हैं तो हमारे बॉडी में कई डिफरेंट टाइप के डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टर्ड मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, तो देखो हमने सबसे पहले देखा था फंक्शन में कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि पूरा ध्यान रखता है कि सेल में कौन सी चीज़ें अंदर आनी हैं और कौन सी चीज़ें बाहर जानी हैं, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता है। तो अगर ये परमिबिलिटी, ये जो सेल का ये जो फंक्शन है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, अगर परमिबिलिटी में कोई बदलाव आ जाए तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ध्यान देना कि कौन से कंडीशन में कौन सा डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको, जिस तरीके से मैंने स्पेसिफिकली इस लेक्चर में मैं आपको, जिस तरीके से मैं इस लेक्चर में आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी स्पेसिफिकली टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है, कहानी जैसे लिख के मत आना। तो अल्टर्ड मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, अगर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में कोई बदलाव आता है तो हमें कौन सी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हम इन दोनों डिजीज़ कंडीशन को वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर से बता रही हूँ, अगर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में कोई बदलाव, अल्टरेशन देखने को मिलता है तो हमें दो डिजीजेज होने के चांसेस सबसे पहले होते हैं, दैट इज़ द सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्वॉल्व्स म्यूटेशंस इन द CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, वो डिसऑर्डर्स जिसमें हमारा नॉर्मल जीन या क्रोमोसोम के पैटर्न में जब चेंजेस आ जाते हैं तो उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एक CFTR प्रोटीन होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। वो उसमें म्यूटेशंस का भी मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस, उसमें चेंज आ जाता है, विच नॉर्मली हेल्प्स रेगुलेट क्लोराइड आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो CFTR का काम क्या होता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्लोराइड आयन को नॉर्मली रेगुलेट करे। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाता है तो लीड टू थिक म्यूकस बिल्डअप। तो क्या होने लगता है कि एक म्यूकस की मोटी थिक परत जमने लगती है, प्राइमरली इन द लंग्स में, ठीक है, कॉजिंग रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। अब मान लो जब ये CFTR में कोई बदलाव आ जाता है तो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, हमारा लंग्स हो गया और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लो। इसमें क्या होगा कि इसमें म्यूकस की थिक बिल्डिंग, मतलब कि म्यूकस की एक मोटी परत जमने लगती है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है। ये रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, CFTR जीन में, देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि CFTR प्रोटीन में म्यूटेशंस, बदलाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स है उसमें या डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक मोटी परत जमने लगती है म्यूकस की, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस ही बात है, आप ही सोच लो कि अगर हमारा जितना लंग्स का सरफेस होना चाहिए उतना ना हो कि वो लंग सरफेस मोटा हो गया या डाइजेस्टिव ट्रैक मोटा हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी में दिक्कत आ जाएगा। दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ऑल्टरेशंस इन द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होता है उसमें बदलाव आने लगते हैं, सच एज इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये नाम थोड़ा आपको टफ लगेगा, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मोर स्फेरिकल एंड फ्रेजाइल। देखो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ तो हमारे रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है ये बहुत स्फेरिकल शेप का हो जाता है, ठीक है, मतलब रेड ब्लड सेल हमारा स्फेरिकल शेप का हो जाता है और फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि ईजिली टूट सकता है, लीडिंग टू देयर प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन। रेड ब्लड सेल
का टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय होना, हीमोलाइसिस रिजल्टिंग इन एनीमिया। देखो हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से क्या होने लगता है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो स्फेरिकल हो जाता है और उसका प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शंस होने लगता है, वो टाइम से पहले ही टूटने लगता है। तो रेड ब्लड सेल अगर टाइम के पहले ही टूट के डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जा रही है। अब हमारी बॉडी में जब ब्लड की कमी होगी तो हमको क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, सिंस इसको हीमोलाइटिक एनीमिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हीमोलाइटिक का मतलब क्या है, टूट, हीम मतलब होता है ब्लड, और लाइसिस, लाइटिक का मतलब, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो ब्लड के टूटने की वजह से एनीमिया हो रहा है, इसलिए हम इसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, अगर हमारे मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी ही लॉस हो जाए तो हमको कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं। पहली तो वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीजेज, एग्जांपल सेप्सिस और एंडोटॉक्सिन। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, मेम्ब्रेन का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन अगर हमारे मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का टेंडेंसी जो है, उसका जो स्ट्रेंथ है वही अगर ख़राब हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन, मैनी वायरसेस, एग्जाम्पल HIV, इन्फ्लुएंजा कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग देयर एंट्री प्रोसेस। दे फ्यूज विद द मेम्ब्रेन टू रिलीज देयर जेनेटिक मटेरियल विच कैन कम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। देखो जब हमारी बॉडी में HIV या इन्फ्लुएंजा वायरस एंटर करने लगते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमारे सेल का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसको बदल देते हैं, और क्या करते हैं कि सेल के साथ जा करके फ्यूज़ हो जाते हैं और सेल को बोलते हैं कि तुम अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करो। और इस तरीके से मतलब कि HIV इन्फेक्शन वगैरह कैसे होता है, जब हमारे सेल में, ठीक है, HIV वायरस निकल चला जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देता है, तो सेल का जो नॉर्मल शेप, साइज, फंक्शन है वो सब बदल जाता है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर इन्फेक्शियस डिजीजेज, एग्जाम्पल सेप्सिस, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैन ट्रिगर वाइड स्प्रेड मेम्ब्रेन डिस्रप्शन लीडिंग टू इंक्रीज्ड परमिबिलिटी, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। देखो सेल की या कह लो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डैमेज हो जाती है जब मेम्ब्रेन का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, तो भाई उसकी मजबूती ख़त्म हो गई। ठीक है, किसी वजह से अगर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी लॉस हो जा रही है तो हमारी बॉडी में जो वायरस है वो ईजिली एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब एंटर अगर कर जाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करेगा कि मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लगेगा और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो ये सब इन्फेक्शन कॉजेज़ हैं। बस इतना समझ लो कि जो मेम्ब्रेन है अगर वो डैमेज हो जाएगा तो वो प्रोटेक्ट तो कर नहीं पाएगा, तो जितने भी टाइप के वायरस हुए, बैक्टीरिया हुए, वो ईजिली सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया और वायरस अगर एंटर करेगा तो वो अपने हिसाब से सेल को कंट्रोल करेगा ना। अब वायरस बैक्टीरिया का क्या काम है, इन्फेक्शन फैलाना, तो वो जितना चाहेगा उतना इन्फेक्शन फैलाएगा, तो हमारा जो नॉर्मल टिश्यू और सेल है वो डैमेज हो जाएगा। डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हमको पता है कि हमारे मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, लेकिन अगर वो प्रोटीन डिसरप्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाए किसी वजह से, तो हमको क्या दिक्कत देखने को मिलेगा। पहला दिक्कत ऑटो इम्यून डिजीजेस और दूसरा न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस। ये नाम देख के बिल्कुल मत डरना बच्चों, ठीक है, नाम देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से 2-4 बार पढ़ोगे, लेक्चर देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला है ऑटो इम्यून डिजीजेस, दूसरा है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस। अगर मेम्ब्रेन में जो हमारे प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज़ द इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमको 2 टाइप के डिजीजेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहला है ऑटो इम्यून डिजीज़ और दूसरा है न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेज। तो अगर इसका एग्जाम्पल आपको याद नहीं होता है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने नोट्स में लिख लो ताकि जब भी याद हो आप याद कर लो। आप एग्ज़ाम में नॉर्मली ऑटो इम्यून डिजीज़ और न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ भी लिख के आ सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ एग्जाम्पल के लिए सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है, मेटोसिस होता है।
अगर इतना ये वाला नाम याद नहीं हो तो बस सिंपली ऑटो इम्यून डिजीज़ ही याद कर लो। द ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है, इसमें एक वर्ड आ रहा है इम्यून और डिजीज़, मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा अगर हमको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के बीमारियों से फाइट करने के लिए तैयार रखती है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी ही कम हो जाएगी तो हमको कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है ना। तो द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑफन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। फॉर एग्जाम्पल ऑटो एंटीबॉडीज़ में टारगेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डिसरप्टिंग सेलुलर कम्युनिकेशन एंड फंक्शन। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा ईजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये हमारा सेल है और हमारे सेल का जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ताकि बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का क्या काम है कि हमारे सेल को तरह तरह की बीमारियों से बचाए। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें उल्टा अटैक करने लगता है, ठीक है, हमारे सेल्स को ही डैमेज करने लगता है। जहाँ इसका काम था कि हमारे सेल को डैमेज होने से बचाए, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से उल्टा काम करने लगा, हमारे सेल को ही डैमेज करने लगा, ठीक है, हमारे सेल को ही डैमेज करने लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, ठीक है, हमारे मेम्ब्रेन का प्रोटीन है और जो हमारे सेल के बीच का कम्युनिकेशन और फंक्शन है वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी सेल ही डैमेज होने लग रही हैं। क्योंकि हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जिसका काम था कि हमारे सेल को किसी भी तरीके की बीमारी होने से बचाए, उल्टा काम करने लगा, हमारे सेल को ही डैमेज करने लगा। अब सेल डैमेज हो जाएगा तो जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन है या जो हमारे सेल का नॉर्मल फंक्शन है वो सेल तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि सेल तो डैमेज हो जा रहा है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम उल्टा हमें ही अटैक करने लगता है, हमारी बॉडी को ही। न्यूरो डीजनरेटिव, ठीक है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ का एक एग्जाम्पल होता है अल्जाइमर डिजीज़। अगर एग्जाम में याद आए तो वेल एंड गुड लिख देना, अदरवाइज जस्ट न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ ध्यान से सुन लो क्या होता है। तो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ मतलब अल्टर्ड मेम्ब्रेन डायनामिक्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन लिपिड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड का कंपोजिशन होता है, ठीक है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिसेप्टर का फंक्शन होता है वो बदल जाता है। और जो न्यूरो सिस्टम का क्या काम होता है कि हमारे मैसेजेस को ओवरऑल बॉडी में ट्रांसमिट करें, ठीक है, लेकिन वो अगर उसी न्यूरो सिस्टम में ही बीमारी हो जाएगी तो वो ट्रांसमिशन हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक प्रोटीन्स का बिल्डअप होने लगता है। उन प्रोटीन्स का बिल्डअप होने लगता है, वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनने लगते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एमिलॉइड बीटा प्लेक बनने लगता है जिसकी हमें एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है, कंट्रीब्यूटिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें वो डिक्लाइन होने लगता है, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी फंक्शनिंग में चेंजेस होने लगते हैं। एबनॉर्मल लिपिड कंपोजिशन, अगर लिपिड का कंपोजिशन अगर हमारे मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। तो लिपिड के कंपोजिशन में हमने देखा था ना कि हमको फॉस्फोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट था। तो अगर फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड इन तीनों चीज़ों के लेवल में कोई बदलाव देखने को मिलता है तो ओवरऑल लिपिड का कंपोजिशन अगर अब नॉर्मल हो जाता है तो हमको कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, हमको 2 डिजीज़ हो सकती है, पहला एथरोस्क्लेरोसिस और दूसरा फैब्री डिजीज़। तो एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, अल्टर्ड लिपिड कंपोजिशन इन द endothelial cell membrane can lead to the buildup of cholesterol in the anterior wall causing plaque formation, narrowing blood vessels and contributing to cardiovascular diseases। इसमें क्या होता है, एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है आर्टरियल वॉल में, जो हमारे आर्टरीज होती हैं ना उसमें बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पतला हो जाता है। तो भाई जब ब्लड वेसल्स हमारी पतली हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेट होने का टेंडेंसी है वो सही नहीं होगा। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज मतलब हार्ट से रिलेटेड तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और फैब्री डिजीज़ में क्या होता है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, जो फैब्री डिजीज़ है
ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू एक्युमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन विच कैन डिसरप्ट नॉर्मल फंक्शनिंग स्पेशली इन द किडनीज, हार्ट एंड द नर्वस सिस्टम। देखो, लिपिड के मेटाबॉलिज्म मतलब कि लिपिड का बनना और उसका डिस्ट्रॉय होना का जो नॉर्मल रेंज होता है, नॉर्मल लेवल होता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से लिपिड का एबनॉर्मली एक्युमुलेशन होने लगता है, हमारी बॉडी में लिपिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी किडनी, ठीक है, हमारी किडनी, हार्ट और नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगती है, ठीक। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टरेशन दैट इज़ द इम्पेयर्ड सेल सिग्नलिंग। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि हमारे सेल को आपस में एक सही कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपस में इनका सिग्नल टूटने लगे तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। पहली बीमारी जो बहुत बड़ी है दैट इज़ कैंसर, और दूसरी डायबिटीज़, ठीक है। तो म्यूटेशंस और अल्टरेशंस इन मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स सच एज EGFR और HER2 कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ and survival, contributing to tumor formation. Cancer cells often exhibit dysregulated signaling pathways through their cell membrane, promoting metastasis. देखो होता क्या है, जो हम सबको पता है कि हमारी सेल डिवाइड होती है, ठीक है, और अपना जो सेल नंबर है उसको बढ़ाती है, लेकिन भाई ये एक कंट्रोल मैनर में होता है, ठीक है, ये कंट्रोल होता है। जैसे मान लो अगर 2 से 4 बनने की ज़रूरत है सेल को, तो वो 2 से 4 ही बनेगा, 2 से 8 नहीं बन जाएगा। लेकिन जब यही सेल सिग्नलिंग में दिक्कत आने लगती है, इम्पेयर्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो सेल डिवीज़न का कंट्रोल है ना, सेल डिवीज़न पे से हमारी बॉडी का कंट्रोल हट जाता है और सेल अपने मन से डिवाइड होने लगती हैं। तो सेल का जो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवाइड्स होने लगती हैं, तब क्या होने लगता है, मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है, ट्यूमर बनने लगता है। ओवरऑल इजी लैंग्वेज में बोलो कि जो सेल डिवीज़न होता है ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, और जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है बॉडी में, और ट्यूमर क्या है, सेल है, कैंसर है, कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। और दूसरा डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज़ इन्वॉल्व्स डिफेक्ट्स इन इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दिस लीड्स टू पुअर ग्लूकोज अपटेक बाय सेल एंड एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। देखो, अभी आप ज़्यादा इंसुलिन वगैरह के बारे में नहीं जानते होंगे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो इसको इजी लैंग्वेज में सुन लो। देखो, डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जितना हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है उसको सेल ले लेता है, ठीक है, सेल अपटेक कर लेता है और यूटिलाइज करता है, फिर जो बचा जाता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि ये जो सेल की जो टेंडेंसी होती है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने का, वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है हमारी ब्लड में बहुत हाई चला जाता है, ठीक है, बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमको डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर सेल आपस में सही से सिग्नल, मतलब सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा कि कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, तो बहुत 2 बड़ी बीमारी होने का खतरा हो जाता है, पहला कैंसर, दूसरा डायबिटीज़, ठीक है। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर डिसफंक्शन, ये देखो, ये बहुत इसको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर डिसफंक्शन मतलब कि हमारी जो सेल है उसके मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है ना। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को, उस मैसेज को रिसीव करना और फिर उसको जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो अगर ये वाले फंक्शन में कोई दिक्कत हो जाती है तो हमको पता है कौन सी बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्या मतलब है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डिसफंक्शन इन सर्टेन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सच एज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। तो मैं वाइटल साइन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जब पढ़ाई हूँ तो उधर मैं ब्लड प्रेशर पढ़ाई हूँ, जिसमें मैं ये एंजियोटेंसिन के बारे में बताई हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तो ये एंजियोटेंसिन क्या होता है आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में एंजियोटेंसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। तो जब ये एंजियोटेंसिन सही से काम नहीं कर रहा होता है तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो डिसरप्ट होने लगता है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर डिसफंक्शन, अगर हमारे मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स में कोई डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, तो हमको कौन सी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, हाइपरटेंशन। तो समरी में जो डिजीज़ हमने अभी पढ़ा है, जो टॉपिक अल्टरेशंस
में, ऑल्टरेशंस ऑफ मेम्ब्रेन में, उससे हमको क्या पता चलता है कि डिजीजेज एसोसिएटेड विद ऑल्टरेशंस इन द सेल मेम्ब्रेन आर ऑफन रिलेटेड टू चेंजेस इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, परमिबिलिटी, सिग्नलिंग और द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अगर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, परमिबिलिटी, सिग्नलिंग या फिर जो स्पेसिफिक प्रोटीन और लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसमें कोई बदलाव आता है तो हमको ये जितनी डिजीजेस के बारे में हमने अभी पढ़ा है वो सारी बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। दिस चेंजेस कैन लीड टू वेरियस पैथोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड कैंसर। अगर सेल के स्ट्रक्चर, परमिबिलिटी, सिग्नलिंग में कोई दिक्कत आता है तो हमको बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं या कैंसर होता है, ठीक है। अब इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग, कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके मेम्ब्रेन में चेंजेस होने की वजह से, अभी हमने जितनी भी डिजीज़ कंडीशन पढ़े हैं, अगर उस डिजीज़ कंडीशन का कोई पेशेंट रहता है तो एक नर्स उसको किस तरीके से केयर प्रोवाइड करेगी, एक नर्स की क्या ड्यूटी रहेगी, अब हम वो देखते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, आपका क्या काम है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करोगे, मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या सिम्टम उसकी बॉडी में दिख रहा है। आप चेक करोगे कि कहीं उसको कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई एडिमा तो नहीं है, या फिर उसकी स्किन की इंटीग्रिटी, मतलब नॉर्मल स्किन जैसे होता है इंसान का, अगर उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ों पर फोकस करोगे, क्योंकि ये दिस कैन बी साइन ऑफ अल्टर्ड परमिबिलिटी और डैमेज टू सेल। क्योंकि अगर कोई ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है तो उससे आपको पता लग सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है वो डैमेज हो चुकी है, तो इसका मतलब कि इस पेशेंट को सेप्सिस, इन्फेक्शन या फिर हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर एंड वाइटल साइन। एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसका वाइटल साइन और ब्लड प्रेशर आपको मेज़र करना ही करना है। अब वाइटल साइन का लेक्चर मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करोगे चैनल के होम पेज पे जाइए, उधर से प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करिए, वहाँ पे आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो वाइटल साइन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट आएगा तो आप उसके सिम्टम को आइडेंटिफाई करोगे, उसके वाइटल साइन को मॉनिटर करोगे। तो पहले आपकी जो ड्यूटी है वो है मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। दूसरा है मैनेजिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मान लो कोई पेशेंट है, आपने देखा होगा ना कि एडमिट जो लोग होते हैं उनको बॉटल RL, NS, ठीक है, ये सारी बॉटल्स चल रही होती हैं, तो वो उन बॉटल्स का क्या काम होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में इम्बैलेंस हो गया उसको दोबारा से सही करना। तो मैनेजिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो नर्स क्या देगी, इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस थेरेपी, नर्सेज मस्ट केयरफुली मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन पेशेंट विद अल्टर्ड मेम्ब्रेन परमिबिलिटी सच एज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किडनी फेलियर और बर्न। दिस कंडीशन कैन रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ फ्लूइड्स और आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो, अगर कोई पेशेंट आता है जिसका मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका है, अब मेम्ब्रेन कैसे कैसे डैमेज हो सकता है, अगर उस पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या किडनी फेलियर या फिर बर्न, जल गया है वो पेशेंट, या उसकी किडनी फेल हो गई है, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कोई उसको बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो उनका फ्लूइड और आयन होता है वो लीक कर रहा होता है, मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो नर्स की ड्यूटी है कि ऐसे पेशेंट का वो अच्छे से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करती रहे, और अगर वो कम होता है तो उनको टाइम टू टाइम इंट्रावेनस थेरेपी, मतलब वेंस के थ्रू, मतलब जिसको आप NS, RL जो बॉटल्स होती हैं ना, जो आपने देखा होगा वार्ड में जो IV फ्लूइड्स चल रहा होता है, वो टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर करती रहे। तीसरा है पेशेंट एजुकेशन। देखो, नर्स को तो नॉलेज है, लेकिन जो पेशेंट एडमिट हुआ है या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो नहीं पता है ना कि उनकी क्या बीमारी है, तो पेशेंट को एजुकेट करने की ड्यूटी किसकी होती है, नर्स की होती है। अब अगर मान लो किसी पेशेंट को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो नर्सेज का काम है कि उस पेशेंट को बताएं, समझाएं कि ये क्या डिजीज़ कंडीशन है, ये क्यों होता है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला करके इस डिजीज़ कंडीशन को सही किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ इन पेशेंट्स की जो लाइफ की क्वालिटी है वो सही हो सकती है, अच्छी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा, मेडिकेशन अधेरेंस। नर्स की ड्यूटी होती है कि पेशेंट को, उनकी फैमिली को समझाएं कि जो मेडिसिन्स चल रही हैं उन मेडिसिन्स को प्रॉपर वे में टाइमली कंटिन्यू कर रखना है, जिससे कि डिजीज़ कंडीशन सही टाइम पे प्रिवेंट हो सके, सही टाइम से ट्रीट हो पाए। इन्फेक्शन
कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये नर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि पेशेंट अगर एडमिट है या फिर अगर पेशेंट को आप एजुकेट कर रहे हो तो उसको बताओ कि किस तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है, कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो सेप्सिस एंड इन्फेक्शन, ठीक है, और दूसरा वायरल इन्फेक्शन होने से, जैसे कि HIV और HIV इन्फेक्शन से कैसे बचना है, किस अगर इन केस अगर HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, एंटीवायरल थेरेपीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताना है। किस तरीके से इम्यून सिस्टम को सही रख के, इम्यून फंक्शन को सही रख के किस तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल या प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा मतलब पांचवा, वुंड केयर एंड टिश्यू इंटीग्रिटी। नर्स का एक ये भी काम होता है कि वो अगर किसी को चोट लगी है या उसका टिश्यू डैमेज है तो उस चीज़ का ध्यान दे, उसका केयर करे, ताकि टिश्यू जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वो टिश्यू दोबारा से रिपेयर हो जाए। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्किन एंड वुंड केयर, दूसरा होता है एडिमा मैनेजमेंट। स्किन एंड वुंड केयर में यही है कि मान लो अगर किसी का टिश्यू डैमेज है तो उसका अच्छे से बैंडेजिंग करना, ठीक है, और फिर उसकी क्लीनिंग रखना, वहाँ पे देखना कि वो जो सेल्स हैं उनकी हीलिंग प्रॉपर हो पाए, ठीक है, जो चोट लगा है, वुंड बना है, जो घाव बना है, वो दोबारा से भर जाए। ड्रेसिंग टाइम टू टाइम, अगर ड्रेसिंग हुई है, पट्टियाँ बंधी हैं तो टाइम टू टाइम वो पट्टी बदलती रहें और वो जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उससे बचा जा सके। एडिमा मैनेजमेंट, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर चोट लगता है या मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंजेस आते हैं तो एडिमा मतलब मान सकते हो स्वेलिंग होने के चांसेस, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, रीनल डिजीजेज मतलब किडनी डिजीजेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो उनको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिम्स, हाथ पैर को जहाँ कौन से मतलब बॉडी के पार्ट को एलिवेट करना है, किस तरीके से डायूरेटिक्स जैसे मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है, कैसे हमारे बॉडी में फ्लूइड इनटेक एंड फ्लूइड आउटपुट का लेवल मॉनिटर करते रहना है। तो वुंड केयर एंड टिश्यू इंटीग्रिटी में नर्सेस का ये रोल होता है। देन अब हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं दोबारा से आपको सारा स्लाइड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी हम पहले फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, उसके बाद तो मैंने अपने साइड से आपको जितना पॉसिबल हो पाया है इजी लैंग्वेज में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, हमने मेम्ब्रेन में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑल्टरेशन, इम्प्लीकेशन, सारी चीज़ें देखी, ठीक है। अब डेफिनेशन की मैं स्लाइड्स जल्दी जल्दी चला रही हूँ, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करते जाइए और सारी स्लाइड्स को नोट करते चलिए। क्लासिफिकेशन में हमने स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देखा, के भी हाफ पे देखा, ठीक है। देन हमने कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन में साइनोवियल मेम्ब्रेन, फैसिए, ठीक है। देन फंक्शन के बिहाफ पे हमने मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन देखा। देन हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा जिसमें लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, फ्लूइड मोसाइक मॉडल इंपॉर्टेंट है। लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, ये 3 कंपोजिशन। देन प्रोटीन्स में इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। फिर फ्लूइड मोसाइक मॉडल को एस.जे. सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने 1972 में दिया है और ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल में फ्लूइडिटी और मोसाइक नेचर के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसमें हमने 8 टोटल फंक्शंस देखे हैं। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सेल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर इंटरैक्शंस, ठीक है। फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंकरेज, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। फिर आते हैं बात ऑल्टरेशंस इन डिजीजेज, अगर डिजीज़ नॉर्मल मेम्ब्रेन में कोई चेंजेस आता है तो क्या क्या बदलाव की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल जाए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी अगर बदलती है तो वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगर मेम्ब्रेन के प्रोटीन में कोई डिसरप्शन देखने को मिले तो ऑटो इम्यून डिजीज़ और न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं।
देन अगर लिपिड के कंपोजिशन में एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस और फैब्री डिजीज़ेज़ नाम की बीमारियां होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। देन अगर सेल की सिग्नलिंग में इम्पेयरमेंट आ जाए तो कैंसर और डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं। अगर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर डिसफंक्शन हो तो हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन दिक्कत है जो हो जाती है। देन हमने ये देखा कि प्रोटीन की परमिबिलिटी, सिग्नलिंग स्ट्रक्चर या उसके स्पेसिफिक प्रोटीन एंड लिपिड में कोई दिक्कत आता है तो उसकी वजह से तरह तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीजेज या कैंसर होने के चांसेस होते हैं। देन इम्प्लीकेशंस इन नर्सिंग में नर्स का क्या रोल होता है, पेशेंट को मॉनिटर करना और साइन एंड सिम्टम को देख करके पहले ही समझना कि जितना जल्दी हो सके आइडेंटिफाई कर लेना कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या बीमारी है। फिर उसके बाद पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना। देन पेशेंट को एजुकेट करना जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में और मेडिकेशन अधेरेंस की, प्रॉपर मेडिसिन और ट्रीटमेंट को फॉलो करने का क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को फॉलो करना और पेशेंट से इम्प्लीमेंट कराना। वुंड केयर एंड टिश्यू इंटीग्रिटी, स्किन का ध्यान रखना, जो टिश्यूज़ डैमेज हो गई हैं उनको दोबारा से रिपेयर कराना, एडिमा मैनेज करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब आपका क्या काम है कि आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, एंड देन अगर ज़रूरत है आपके किसी दोस्तों को तो उनको साथ शेयर करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलता है मोटिवेशन। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज़ जीमेल और इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, आप उधर मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक है, उधर से आप मुझे कांटेक्ट कर लेना या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।